तेल कंपनियों ने कमाया मुनाफा, फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह आखिर क्या है? इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो मई के महीने में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की गई और इसकी शुरुआत 15 मई को हुई थी, जब कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया गया। इसके बाद 19 मई को करीब 87 से 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। तीसरी बढ़ोतरी 23 मई को हुई और जिसमें फिर से कीमतों में करीब 87 से 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। चौथी और हालिया बढ़ोतरी 25 मई को की गई, जिसमें पेट्रोल के दाम 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए। यानी 15 मई से 25 मई के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें कुल मिलाकर करीब 7 रुपये से ये 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। अब सियासी पलटवार भी हो रहा है। तो सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया तेज उछाल है और सरकार के मुताबिक मध्य पूर्व में तनाव के चलते तेल महंगा हुआ है। भारत जैसे आयात निर्भर देश को इसका असर झेलना पड़ा है। हम लोग आयात करते हैं, खरीदते हैं। सरकार का दावा है कि सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय से लागत से कम कीमत पर तेल बेच रही थी और रोजाना भारी घाटा उठा रही थी। इसलिए यह बढ़ोतरी उस नुकसान को कम करने के लिए जरूरी हो गई। सरकार ने यह भी कहा कि उसने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए काफी वक्त तक कीमतों में बढ़ोतरी रोके रखी और पहले ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर बोझ कम कर दिया था। सरकार के मुताबिक अगर ये कदम ना उठाए जाते हैं तो कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती थी। सरकार का ये भी कहना है कि ये मौजूदा बढ़ोतरी वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में अभी भी सीमित और नियंत्रित है। वहीं विपक्ष ने कीमतें बढ़ाए जाने पर सरकार की निंदा की है और 15 मई को करीब पहली बार कीमतें बढ़ाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, गलती मोदी सरकार की है, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपये का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और इससे आर्थिक विकास की रफ्तार कम हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रमेश ने लिखा, वर्षों तक जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार एक मांग कर रही थी कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, तेल या डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उपभोक्ताओं को लूटा गया। घाटा या फिर मुनाफा? तो कीमतें बढ़ाए जाने से पहले केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये कह चुके थे कि सरकार, तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। लेकिन 13 से 19 मई के बीच 3 बड़ी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कमीशन कॉरपोरेशन, कौन सी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच अपनी तिमाही नतीजे घोषित किए और इनमें दिखा कि इनका सभी कंपनियों ने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुनाफा दर्ज किया और तीनों कंपनियों को कुल मिलाकर मुनाफा करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। अजय श्रीवास्तव दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक हैं। वह देश में तेल कंपनियों के नुकसान उठाने वाले दावे पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हाल ही में ऑयल कंपनियों के नतीजे आए और सबने बहुत ही बड़ा फायदा दिखाया और चूंकि दूसरी तरफ साथ साथ ही एक खबरें चलती हैं कि हर दिन इन कंपनियों को इतने करोड़ का घाटा हो रहा है क्योंकि सरकार ठीक से दाम नहीं बढ़ा रही है। तो ये क्या है? सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कितने फीसदी पैसा तेल कंपनियां लेंगी और कितना सरकार टैक्स लेगी। अगर ये पारदर्शी तरीका से हमारे सामने होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए श्रीवास्तव कहते हैं कि जब 2020-21 में तेल के दाम 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ करते थे तो उस समय भी हमारे दाम करीब इतने ही थे और तो एक बड़ा मुनाफा कमाया गया। तो वो मुनाफा एक पूल में डाला जाना चाहिए था, या तो आप पेट्रोल के दाम कम कर देते, जो सरकार ने नहीं किए। जो जितना मुनाफा हुआ उसे अगर पूल में रखा जाता तो जब दाम असाधारण तरीके से बढ़ते तो इस पैसे का इस्तेमाल करके सुनिश्चित कर सकते थे कि उपभोक्ताओं को चोट ना पहुंचे और पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े। अब जब सस्ता था तब कंपनियों ने माला माल हुई हैं, खूब फायदा उठाया। अब जब महंगा हो गया तो उसका भी फायदा उठा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये पूरा सेक्टर पारदर्शिता की कमी पर आधारित है। पारदर्शिता लाने से कई मसले हल हो जाएंगे और तेल कंपनियों की तिमाही के नतीजे मार्च तक के थे तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले तिमाहियों में इन कंपनियों के मुनाफे पर बड़ा असर
असर नजर आने लगेगा। रूस से आयात किया गया तेल बचाना चाहिए था। तो 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की तेल आयात नीति में बड़ा बदलाव आया और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और इस वजह से रूसी तेल सस्ते दाम पर उपलब्ध होने लगा। भारत ने इसका फायदा उठाते हुए तेजी से आयात बढ़ाया और पहले जहां भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा बहुत कम था, वहीं 2022 की कुछ ही महीनों में भारत ने बड़े पैमाने पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और रूस जल्द ही भारत का प्रमुख सप्लायर बन गया। साल 2022-23 के दौरान यह वृद्धि और तेज हो गई। रूस का हिस्सा भारत के कुल कच्चे तेल आयात में लगभग 2% से बढ़कर 19% तक पहुंच गया और 2023-24 में कई बार 35 से 40% तक भी पहुंचा। सस्ते तेल की वजह से भारत को आयात लागत कम करने में मदद मिली और रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और उसने पारंपरिक मध्य पूर्वी देशों की जगह काफी हद तक ले ली। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या भारत जिस वक्त रूसी तेल को रिफाइन कर और देशों को बेच रहा था, उसे ईरान युद्ध शुरू होने के बाद निर्यात पर रोक लगाकर उस तेल को खुद की जरूरतों के लिए बचाना चाहिए था। अजय श्रीवास्तव कहते हैं तो जब ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद कई देशों ने, जिनमें चीन, सिंगापुर और 2-3 देश शामिल थे, उन्होंने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि युद्ध शुरू होने के बाद होने वाली कमी से निपट सके। भारत को भी ऐसा करना चाहिए था। अपनी बात जारी रखते हुए श्रीवास्तव कहते हैं, अगर हम तुलना करें और आज के डेटा को देखें तो चीन के पास 6 महीने से ज्यादा वक्त के रिजर्व थे और भारत के रिजर्व बहुत ही कम समय के थे, तो भारत को तुरंत तेल का निर्यात बैन करना चाहिए था। चीन के पास बड़ा तेल रिजर्व था और उन्होंने फिर भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हमें बैन करना चाहिए था। आज भी हमारा पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट हो जारी है, हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, हम दूसरे को बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत से तेल के निर्यातक पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में सभी को प्रतिबंध मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निर्यात करने वाली कंपनियां कहती हैं कि उनके तेल के खरीदारों के साथ कांटेक्ट हुए, अगर वो उसे तोड़ेंगे तो उन्हें हर्जाना देना होगा। वो बात भी सही हो सकती है, लेकिन इस तरह के नेशनल इमरजेंसी की हालत में भारत सरकार को सब कुछ अनदेखा करते हुए पेट्रोल डीजल के निर्यात को रोकना चाहिए था। ये आप देखेंगे आईसीआरए भारत की एक प्रमुख स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। प्रशांत वशिष्ठ आईसीआरए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। वह तेल के स्टोरेज की सुविधा की कमी की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ रूसी कच्चे तेल को स्टोर करके रख लेना एक सही तर्क है, लेकिन हमें शायद और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त सस्ता तेल मिल रहा था तो भारत ने उसे बाहर भेज दिया। भारत के पास जितनी स्टोरेज भी थी उतना तेल तो रखा ही है गया। वशिष्ठ कहते हैं कि कई देशों में ऑड इवन शुरू हो गया या पेट्रोल डीजल खरीदने पर लिमिट लगा दी गई, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि हम क्रूड सोर्सिंग कर भी पा रहे हैं और यह भी ठीक कहना है कि अगर दुनिया का 20% कच्चा तेल या क्रूड पेट्रोलियम प्रोजेक्ट कम हो जाते हैं तो आयात करने वाले देशों पर असर तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं कि इस पर हमेशा बहस हो सकती है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना चाहिए था। अपनी बात जारी रखते हुए वो कहते हैं कि काफ़ी देशों में तो और भी असर पड़ा है, कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। विकसित देशों में तो 50% तक कीमतें बढ़ी हैं, तो भारत में भी चरणबद्ध वृद्धि की जा रही है जो करनी ही होगी। क्या चीन की तैयारी बेहतर है? लेकिन इस बीच ये सवाल कि क्या ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात से निपटने में चीन की तैयारी बेहतर रही? अजय श्रीवास्तव के मुताबिक जब अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना कर रहा था, उस वक्त चीन रूस से तेल का सबसे बड़ा आयातक था। वो कहते हैं कि अमेरिका चीन को रोकने की हिम्मत भी नहीं हुई और चीन ने उनकी सुनी भी नहीं। जो भारत के रूस से तेल ना खरीदने से सप्लाई बची वो सब चीन ले ली और तो चीन को बेहतर दाम पर तेल मिला और रूस का उनका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। जो तेल भारत ने खरीदना कम किया वो चीन खरीदने लगा और भारत और अगर आप देखते हैं कि रूस के बीच व्यापार होता है ना, तो अपनी करेंसी में होता, ये भी फायदा रहता भारत को, लेकिन हमने नहीं किया और चाइना ने अपनी करेंसी में खरीदा। श्रीवास्तव कहते हैं कि चीन अपनी नीति को एक स्वतंत्र संप्रभु देश की तरह परिभाषित
कर रहा था। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी देश से 10-20 साल का लंबा करार करते हैं तो तेल आपको सस्ते दाम में मिलेगा। वो कहते हैं ईरान युद्ध से पहले भारत को जो रूस से तेल खरीदने का फ़ायदा था, वो फ़ायदा अब काफ़ी वक्त से चीन को मिल रहा है। चीन ने अपना दांव एक संप्रभु देश की तरह खेला और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बरकरार रखा। भारत शायद थोड़ी दबाव में आ गया। अपनी बात जारी रखते हुए वो कहते हैं भारत आज करीब 88 से 90% तेल आयात करता है, उसमें भी करीब 80% दो जगह से, करीब 50% पश्चिम एशिया से जो विवादित हैं और 30% पिछले साल रूस से आया जो अमेरिका भारत को खरीदने से मना कर रहा है। तो इस वक्त भारत की जो 80% ऊर्जा सुरक्षा है वो मुसीबत में है। भारत को सारे दबाव हटाकर पहले ये ध्यान देना चाहिए कि इसे कैसे सुलझाएं। वहीं प्रशांत वशिष्ठ कहते हैं कि मौजूदा हालात में निपटने के लिए चीन की तैयारी बेहतर रही है। और आप देखिए वो कहते हैं चीन ने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत जोर दिया, सैकड़ों गीगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, चीन में इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत किया। और आप देखते हैं साथ ही अपने घरेलू तेल के रिजर्व बढ़ाए और घरेलू तेल उत्पादन को भी बढ़ाया। और आप देखते हैं कि चीन को पता था कि मलक्का जलडमरू मध्य उसकी कमजोर कड़ी है, इसलिए उसने रिजर्व भी बनाया और इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी। तो निश्चित रूप से चीन बेहतर तरीके से तैयार है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए भारत के लिए आगे की राय क्या होनी चाहिए? प्रशांत वशिष्ठ का मानना है कि भारत को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण को और गंभीरता से लेना होगा। वो कहते हैं कि भारत डाइवर्सिफिकेशन तो हमेशा से कर ही रहा था, अब इस पर और ध्यान देना होगा। एथेनॉल फ्यूल को 100% तक ले जाने की बात हो रही है। ये एक लंबा सफर होगा, बहुत साल लगेंगे। हम पेट्रोल और डीजल को एकदम से तो नहीं हटा पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों की तरफ भी देखना होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।